हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर करने वाले हैं। आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 15 जून को होने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें आपको पहले से ही तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि जीके, जीएस एंड हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता हो। ऐसा ना हो कि आप कहीं बीच में स्किप कर जाएं और वही क्या पता उससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपके ही जो है एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए आप इस वीडियो को फुल एंड लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा जाएगा, आप उनमें से ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस क्वेश्चन के साथ में उस ऑप्शन को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उससे आपको पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना पहले से आता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी फीडबैक मिलना ज़रूरी है और मुझे भी आपका पता चल सके कि आपका जो लेवल है वो कितना है, कितना नहीं है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारा इसमें से फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है, तो उसमें से हमारा जो ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये इसका जो है पार्ट 3 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें हम देख सकते हैं जो कि हमारा अगर देखा जाए तो 86 नंबर क्वेश्चन है, बट अगर जो हम इस पार्ट को देखें जो हमारा पार्ट 3 है, तो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रश्मि रथी काव्य के रचयिता हैं। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनमें से हमें बताना है कि रश्मि रथी काव्य के रचयिता कौन है। अब हमारा इसमें से जो है राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन आपके सामने है। तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं ए निर्मल वर्मा, बी कृष्ण सोबती, सी गजानन माधव मुक्तिबोध या डी सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ जो हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये जो है इनका पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन इनका पूरा नाम है। और इन्हें जो वैसे बोला जाता है तो हम इन्हें अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका पूरे नाम पूछा जाए, कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, डी ही होगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। तो हमारा यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप, अमृता प्रीतम की रचना रसीदी टिकट है। ये मतलब कहानी है या उपन्यास है या जीवन व्रत है या आत्मकथा है। हमें बताना है कि किस प्रवृत्ति की जो है रचना है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो अमृता प्रीतम को आप जानते होंगे, जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर जानते हैं तो लिख के बताइए कि ये कौन से तरह के कवि हैं और ये कौन से काल के हैं, या आप इनके बारे में जो भी जानते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि अमृता प्रीतम की रचना रसीदी टिकट किस तरह की रचना है। तो ये किस तरह की रचना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी संग्रह, उपन्यास, जीवन व्रत या आत्मकथा। तो इसका आंसर क्या होगा सही, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा, आत्मकथा। ठीक है, ये आत्मकथा जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, भारत सरकार का कौन सा विभाग शारीरिक बाधित बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखता है। देखिए यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड को लेकर ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप देख लीजिए। टीचिंग अब पूछा गया है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग शारीरिक बाधित बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कल्याण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, तो हमारा कल्याण मंत्रालय इसका आंसर सही होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है। अब ये जो रचनाएं हैं, देखिए इससे आपके जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। इससे आपको ये भी पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी रचना है,
राज तरिंगणी भी रचना है, चौखेर वाली भी रचना है और लाल कनेरी, ये चारों जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो हमें ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए ये ना टीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये टीजीटी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रूस ली के लड़ाई कौशल का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर ब्रूस ली से लेकर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये ब्रूस ली कौन है, आप इन्हें जानते होंगे। तो ब्रूस ली कौन है, ये एक क्या है, ये चाइनीज़ है, ये एक चाइनीज़ है। ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। अब यहाँ पर हमें जो देखना है ये बताना है कि जो ये ब्रूस ली हैं इनका जो लड़ाई कौशल है तो वो क्या है, उसका नाम क्या है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि जून फोन गुंगफू, बी जो है कुंगफू, सी जीत कूने दू और डी जो ऑप्शन है वो है कराटे दू। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा आंसर होगा कुंगफू। जो ब्रूस ली है वो कुंगफू लड़ाई कौशल जो है एक एक्सपर्ट है। इनका जो इनकी लड़ाई कौशल का जो नाम है वो क्या है, कुंगफू। ठीक है, चलिए ये चाइना के रहने वाले हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये है आर्द्रता निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा वो यंत्र है जिससे आर्द्रता नापी जाती है। तो यहाँ पर हमें और ऑप्शन दिए गए हैं बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो हमें इनमें से जो है राइट आंसर बताना है कि आर्द्रता किस यंत्र में मापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, अब आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में सूर्यास्त के समय मंगल ग्रह किस दिशा में दिखता है। तो यहाँ पर क्या पूरी कि जो सूर्यास्त होता है और सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो वो हमारा पूर्वी दिशा में होता है। और जो सूर्यास्त होता है मतलब सूर्य ढलने लगता है जब छिप जाता है तो वो कहाँ पर छिपता है, पश्चिम में छिपता है। ये तो हमें सबको पता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब सूर्यास्त के समय मंगल ग्रह किस दिशा में होता है, हमें मंगल ग्रह की दिशा बतानी है। तो वो क्या होगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमें यहाँ पर चारों दिशाएं दी हुई हैं जो कि हमें पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। उनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा उत्तर दिशा। जब सूर्य है तो उस समय मंगल की दिशा क्या होती है, उत्तर होती है, वो उत्तर दिशा में होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेलीफोन बूथ जिसे दूरभाष स्थल भी कह सकते हैं पर लिखे एसटीडी से अभिप्राय है। जो एसटीडी लिखा रहता है उसे हम क्या, जो उसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो पूछी गई है कि जो एसटीडी की फुल फॉर्म है वो क्या है। उसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं ना, लिख देते हैं एसटीडी, लेकिन उसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उसकी क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है, देखनी है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेट टेलीफोन डायल, स्विच टेलीफोन डायल, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग या सेव टेलीफोन डायलिंग। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग। ये हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, टेलीफोन। बलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ईमेल पते में www से अभिप्राय। देखिए यहाँ पर मैंने आपको हिंदी और जो है जीके जीएस से बताया था कि क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ईमेल पते में www से अभिप्राय है। जो 3 बार W लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, यानी इस 3 W का जो है राइट जो फॉर्म होगी, जो उससे मतलब क्या है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वह उर्दू शायर कौन से हैं जो अंग्रेजी के आचार्य भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताना है वो कौन से उर्दू के शायर हैं जो अंग्रेजी के आचार्य भी रहे हैं। मतलब आचार्य मतलब क्या, एक तरीके से जो अध्यापक रहे हैं, है ना, जो अंग्रेजी के आतिफ साहिब फिराक, फैज अहमद फैज, गुलाम रबी ताबान या दोनों, ए और बी। तो इन चारों में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमें यहाँ पर बताना है। तो उर्दू शायर होने के साथ साथ जो अंग्रेजी के शायर भी हैं वो है रघुपति सहाय फिराक। ये जो हैं उर्दू के शायर भी हैं और अंग्रेजी के आचार्य भी हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को पोलियो दवा की बूंदें पिलानी चाहिए क्योंकि, मतलब जब बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है आपको भी पता होगा, तो वो क्यों पिलाई जाती है, उसका कारण क्या है पिलाने का,
है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें बताना है, देखिए आप यहाँ पर इसके ऑप्शन देख सकते हैं। सरकार का आदेश है इसलिए पिलाई जाती है, यह मुफ्त में दी जाती है इसलिए पिलाई जाती है। देखो मुफ्त की तो सबको पसंद होती है ना, जो मुफ्त की चीज़ें होती है वो हर किसी को पसंद होती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या है, यह जिन बच्चों को पिलाई जा रही है वह पोलियोग्रस्त नहीं होंगे, या डी ऑप्शन इससे पोलियो का निवारण होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा सी, यह जिन बच्चों को पिलाई जाती है वह बच्चे पोलियो से ग्रस्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए, अभी आपको पता ही होगा कि जो पोलियो है वो क्या होता है। पोलियो में क्या होता है, बच्चे की जो हड्डियां हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, उनके जो अंग है वो खराब हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये जो अब तो बहुत ज़्यादा अब तो इस चीज़ को लेकर, पोलियो को लेकर सब जो है अवेयर हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पोलियो का टीका नहीं लगवाते थे और उसकी वजह से जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती थी आगे जाकर। तो अभी इन चीज़ों को जो है बहुत अवेयरली जो है टीकाकरण कराया जाता है। चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन 98 जो है, पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण था। पुनर्जागरण जो शब्द है उसका प्रमुख लक्षण था, क्या था। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नई तकनीक का विकास। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, नई तकनीकी का विकास, प्रकृति के अध्ययन के प्रति रुचि, एक वैज्ञानिक का जन्म, या महान पुरातात्विक खोज। बताने कि पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण था, क्या था, इन चारों में से ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो वो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, नई तकनीकी का विकास। पुनर्जागरण का मतलब ही यही है, पुनर्जागरण मतलब उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ जो दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही है, उठने की, जागने की बात की जा रही है। मतलब इस तरीके से थोड़ा हम जो हिंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है नई तकनीकी का विकास। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण में ऑक्सीजन के अनुपात को स्थिर रखने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या उगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है पर्यावरण से भी एक क्वेश्चन बन गया है, पर्यावरण में ऑक्सीजन के अनुपात को स्थिर रखने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या उगाना चाहिए। घास उगानी चाहिए, काई, या फलयुक्त वृक्ष, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो भी पेड़ पौधे हैं वो सभी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे वो काई हो, चाहे वो बड़े बड़े पौधे हों, चाहे वो छोटे पौधे हों। मतलब हर तरीके का जो भी एनवायरनमेंट में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरित आसपास हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के लिए। जो सभी हैं ये ऑक्सीजन के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये ऑक्सीजन के स्रोत हैं। तो इन्हें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, उपयुक्त सभी। सभी जो हैं ऑक्सीजन के अनुपात को इसे रखने के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कवि कि कवि जो है वो जो कवि हैं जिनका नाम भूषण है वो किस काल के कवि हैं। हमें बताना है कि वो किस काल के कवि हैं। तो वो वीरगाथा काल के कवि है, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। वो किस प्रकार के कवि हैं, कौन से काल के कवि हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, रीति काल के कवि। देखिए ये रीति काल के कवि हैं। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, रीति काल के 5 कवियों के नाम और आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रीति काल के जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जो जाने माने हैं, जो हर क्लास में उनका जो है एक चैप्टर जरूर होता है, उन 5 कवियों के आपको मुझे यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं नाम। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तीसरी कसम चलचित्र किसकी लिखी कहानी पर आधारित है। अब चलचित्र क्या होता है, चलचित्र होती है जो है एक तरीके से, तो ये क्या है, तीसरी कसम किसकी लिखी कहानी पर आधारित है चलचित्र। चलिए अब जो कहानी किसी के द्वारा लिखी गई है उसी पर जो है फिल्म जो बनाई गई थी। अब ये जो कहानी लिखी गई थी वो किसने लिखी थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, विमल मित्र, फणवीश्वर नाथ रेणु, शिवाजी सावंत, या प्रेमचंद। देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा वो बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरी कसम चलचित्र किसकी लिखी कहानी पर आधारित है, तो वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा, अब मुझे ये भी कमेंट देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो किस काल के कवि हैं। ठीक है, ये किस काल के कवि हैं, चलिए बताइए मुझे कमेंट करके। अब हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देखिए यहाँ पर जो है बुक है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बुक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, बिल क्लिंटन के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, या मार्गरेट थैचर के द्वारा।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा जो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई, ठीक है, ये इनके द्वारा ही अपनी कहानी लिखी गई है। आत्मकथा क्या होती है, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा उसे बोलते हैं। डिफरेंस देख लीजिए आप कि आत्मकथा और जीवनी यहाँ पर दो तरीके की है। उनमें बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि जीवनी में और आत्मकथा में क्या अंतर है। आत्मकथा वो होती है जो स्वयं जो व्यक्ति है वो खुद के बारे में खुद से लिखता है ना, वो होती है आत्मकथा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के बारे में, जो कोई व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं, है ना, उसके बारे में लिखा जाता है उसे हम जीवनी कहते हैं। चलिए हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखते हैं। अब आप ये भी जानते हो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स से आपसे जरूर, आपसे जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपसे स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे फिल्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे जो है पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, नदी से एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं जल्द अभी ना इनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ और मैं 1-2 दिन में ना इनकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखते हैं, तो हमें बताना है किससे संबंध रखते हैं, तो वो रखते हैं शतरंज से। तो किससे संबंध, आनंद, विश्वनाथ आनंद किससे संबंध रखते हैं, शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडल पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पुस्तक का आ चुका है, वो आत्मकथा लिखी गई थी उनके द्वारा, लेकिन ये जो पुस्तक का ही क्वेश्चन है। तो आप इसे देख लीजिए कि आइडल जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किस खिलाड़ी द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखिए पुस्तक क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पर आपसे खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपसे पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो पुस्तक है वो किसी खिलाड़ी ने लिखी है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर है माइकल होल्डिंग, टोनी लुइस, सुनील गावस्कर और मोहिंद्र अमरनाथ। तो हमारे यहाँ पर सुनील जो है राइट आंसर होगा, वो होगा सुनील गावस्कर। आइडल पुस्तक की जो रचना की है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, वो कौन है, सुनील गावस्कर। चलिए ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियो धर्मिता प्रक्रिया का अर्थ है। रेडियो धर्मिता प्रक्रिया का अर्थ है क्या, रेडियो किरणों का उत्पादन, रेडियो किरणों का संचरण, नाभिक का क्षरण या रेडियो किरणों का ग्रहण करना। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा नाभिक का क्षरण। रेडियो धर्मिता प्रक्रिया का अर्थ क्या है, नाभिक का क्षरण। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से गुजरते हुए भूमि पर गोल छाया बनाती है क्योंकि। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, जब सूर्य की किरणें जो है पत्तों से गुजरते हुए, है ना, पेड़ों की पत्तियों से गुजरती है और गुजरकर जो है भूमि पर, मतलब पृथ्वी पर ना एक गोल सी छाया बना देती है। उसे देखने में थोड़ा अलग सा लगता है कि मतलब क्या ही है ये, है ना। अब जैसे कि आप परछाई को देख सकते हैं, हमारी जो परछाई है वो भी एक तरीके से इसी तरीके का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर वह स्थान जिससे सूर्य किरणें गुजरती हैं गोल है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, सूर्य गोल है। सी ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। या डी ऑप्शन, प्रकाश किरणों के विवर्तन से, क्या, डिफ्रैक्शन, जो विवर्तन को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन ही सही होगा, प्रकाश किरणों के विवर्तन से, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उत्तम रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बन रहा है कि सबसे उत्तम रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो कैसे दर्शाया जा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी ली हुई है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी ली हुई है। अब ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देती है उससे रिलेटेड जो बनते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो किसकी है, वो है चीन की, चाइना की। यहाँ पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है चाइना की। और यहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो किसकी है, अमेरिका की। यहाँ पर अमेरिका की जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है एक ही क्वेश्चन के थ्रू 2 क्वेश्चन और बन गए हैं आपके लिए, जो है 2 क्वेश्चन और मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो है अमेरिका की और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो है चाइना की। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला।
अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से देखो दूसरा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है नोबेल पुरस्कार से आ गए हैं, तो आप एक टॉपिक और चूज कर लीजिए, वो है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से भी मतलब पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर नोबेल से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो नोबेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है मूल्य सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, पूंजीवादी अर्थशास्त्र या मार्क्सवादी अर्थशास्त्र। तो हमारे यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। अब आपने पंचवर्षीय योजना आपको बतानी है कि क्या है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है, काल क्या है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो वो क्या होगा, 2002 से 2007। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 है, तो इसका मतलब इससे जो 9 रही है पहली, तो वो कब और कैसे रही है वो आपको मुझे बताना है। कोई भी 2 या 3 आपको कमेंट करके जरूर बतानी है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों का आकलन कौन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों का आकलन कौन लगाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय। ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका आकलन करता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी, यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से लाभांश पाने का हकदार कौन है। निम्नलिखित में से लाभांश पाने का हकदार कौन होता है। ए साझेदार, बी अंशधारी या सी पॉलिसीधारी या ऋणधारी। हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा, अंशधारी जो है लाभांश पाने का हकदार होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लीलावती प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तक किस विषय पर है। देखिए यहाँ पर दूसरा पुस्तक का क्वेश्चन आ चुका है। लीलावती प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तक किस विषय पर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है वो वास्तु या फिर वो दर्शन विषय पर है, गणित विषय पर है या ज्योतिष विषय पर है। लीलावती प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तक गणित पर, हमारे यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पाणिनि भारत के विख्यात हैं। पाणिनि भारत के विख्यात हैं, है ना, कौन है वो, व्याकरण है, वैज्ञानिक है या व्याकरण है या ज्योतिषी है या संगीतज्ञ है। तो पाणिनि कौन है, वो है व्याकरण। 21 विचारों को प्रसिद्ध किया। स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, उन्होंने कौन से विचारों को प्रसिद्ध किया, यहाँ पर हमें बताना है। तो उन्होंने हठ योग को प्रसिद्ध किया, अद्वैत वेदांत को जो है प्रसिद्ध किया, या चारवाक विचारों को प्रसिद्ध किया यहाँ पर, या न्याय वैशेषिक विचारों को प्रसिद्ध किया। कौन से विचारों को प्रसिद्ध किया, तो उन्होंने किया अद्वैत वेदांत के विचारों को यहाँ पर प्रसिद्ध किया। ठीक है, हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। देखिए यहाँ पर अब आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपको एक तो ये पता चलेगा कि कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर 3 रचनाएं हैं जो कालिदास की हैं और एक नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मुद्र राक्षस और ऋतु संहार। तो यहाँ पर जो है कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, वो है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस जो है कालिदास की रचना नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और ऋतु संहार ये सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं। और जो मेघदूत है वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मेघदूत के नाम से जो है कालिदास को जाना भी जाता है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका और क्या बनता है कि मेघ प्रसिद्धि मिली हुई है, किस नाम से उन्हें और जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, मेघदूत के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन और ये भी बनता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं ओजोन या हीलियम। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम हमें बताना है। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसका आंसर, तो वो है ओजोन, है ना। ओजोन जो है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। देखिए पराबैंगनी किरणें कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है हम लोगों के लिए, उससे जो है ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से जो है स्किन कैंसर भी होने का खतरा रहता है जो लोगों को, लेकिन अब के समय में जो है एनवायरनमेंट पे इतनी ज़्यादा है, जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, और उसकी वजह से जो है आप देख रहे होंगे कि जो बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं और जो कैंसर है उसकी भी जो है परसेंटेज बढ़ती जा रही है ना। तो ये सब कारण ये कारण है क्योंकि ओजोन लेयर को भी जो है खतरा होता जा रहा है। जिस तरह का हम पोल्यूशन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर पर जो है डॉट वो बढ़ता जा रहा है, जो डॉट है उस पर जो छेद बन गया है उसमें वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है दुनिया के सभी जो देश हैं उनको इसका जो है सामना करना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है ना। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें ना अपने एनवायरनमेंट को क्या करना है,
तो हमें क्या करना, अपने एनवायरनमेंट को हमें ना सुरक्षित रखना चाहिए, हमें हार्मफुल चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें जो है प्रदूषण ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, हम ही लोगों को परेशानी होगी, आने वाली जनरेशन को परेशानी होगी। तो हमें अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें पेट्रोलियम तेल बचाना चाहिए क्योंकि। पेट्रोलियम तेल हमें क्यों बचाना चाहिए, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये महंगा है। सच में अब तो महंगा है, अब तो हम कह सकते हैं कि हाँ सच में जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा है। चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं कि यह बहुत महंगा है इसलिए, या इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होती है इसलिए, इसका संग्रह सीमित है इसलिए, या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होती है। क्योंकि जो पेट्रोलियम जो तेल है वो अब जो है, में से लौह तत्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, लौह तत्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी गाजर। तो हमारा होगा, तो वो होगा हमारा सेब। सेब जो है लौह तत्व का सर्वोत्तम स्रोत को सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सेब है। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जो विटामिन ए होता है वो उसकी जो पूर्ति है वो किस फल के थ्रू की जा सकती है, मतलब जो अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो हम किस तरीके से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्या उसमें हम सेब का यूज़ करते हैं। पहिए और बारूद का आविष्कार किस उपमहाद्वीप में हुआ। अब हमें क्या बताना है कि जो कागज़ है, पहिया है और बारूद है, इन तीनों का ही जो आविष्कार है वो किस उपमहाद्वीप में हुआ, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा कमेंट करके आंसर ये भी बताइए कि जो एशिया है क्या हम उसमें आते हैं, एशिया उपमहाद्वीप में हम आते हैं या नहीं आते, कमेंट करके जल्दी बताइए। जो एशिया उपमहाद्वीप है उसमें कितने आंसर देंगे, हम एशिया में इंक्लूड होते हैं नहीं होते, हम एशिया के जो है पार्ट, हम जो एशिया उपमहाद्वीप है हम उसके पार्ट हैं या नहीं है, हम उसमें आते हैं नहीं आते, आप बताइए जल्दी से। और एशिया दूसरा एक क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन ही जो है सही होगा। तो देख लेते हैं हमारे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, एशिया ही जो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। कागज, पहिए और बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ है, एशिया उपमहाद्वीप में हुआ है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने भी जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी, मैं आपके जो है कमेंट्स को चेक करूँगी ज़रूर। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, डीजल की अपेक्षा किस ईंधन का प्रयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण। तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, आपको ये बताना है क्या होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सीएनजी करके, कौन से ईंधन का, सीएनजी ईंधन का प्रयोग करके वातावरण की शुद्धि की जा रही है। ठीक है, तो चलिए यही कुछ क्वेश्चन थे आज मैं आपके लिए लेकर आई थी, आपसे इनके आंसर शेयर करने थे। ये बताना था कि ये क्वेश्चन जो है बीएड में पूछे जा रहे हैं, बीएड के जो एंट्रेंस है उसमें पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो अभी भी शायद आपसे पूछे जाए। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मोस्टली जो है 15% चांसेस होते हैं उनमें से आने के। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप मैंने टॉपिक बताया दिया है कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपसे एक तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ना। और यहाँ पर आपसे एक फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है आप तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य से किस राज्य तक जाती है, पूर्व में बहती है या उत्तर में बहती है, उत्तर से पूर्व जाती है, किस दिशा में बहती है, किस दिशा से निकलती है, किस दिशा में गिरती है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसी एक वीडियो से ना आपके सभी क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी जो कि नदी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर कि आपको ऐसी ही लोग की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, टाइम पर मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें, उससे लाभान्वित हो सके, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब